हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं आईटी एक्ट 2000 का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में मोस्टली मैंने आपको डेफिनेशन कवर करवा दी थी, फिर भी कुछ पार्ट रह गए थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का पार्ट हो गया, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का पार्ट हो गया, ऑफेंसेस, पेनल्टी, पनिशमेंट, ये सारा पार्ट रह गया। तो ये आज की वीडियो में कवर कर लेंगे और आईटी एक्ट का पार्ट खत्म। तो देखिए, ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, इसके प्रोविजन सेक्शन 35 से 39 में दे रखे हैं। इसमें बोल रहा है कि इट प्रोवाइड्स दैट सर्टिफाइड अथॉरिटी विल इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑन एन एप्लीकेशन बाय अ पर्सन इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फॉर्म प्रिस्क्राइब कर रखा है, जो फीस बता रखी है कि 25,000 से ज़्यादा की नहीं हो सकती। एक ये भी बता रखा है कि सर्टिफिकेट प्रैक्टिस स्टेटमेंट भी आपको साथ में देना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो जो भी पर्टिकुलर्स हैं, यानी जो भी रेगुलेशन में रूल्स बोल रखे हैं या जो भी बता रखे कि डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। पर्सन कौन होगा, जिसको सब्सक्राइबर बोलेंगे, वो अप्लाई करेगा और उसको सर्टिफाइड अथॉरिटी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर देगी। फिर देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है अगले पॉइंट में, एक बार मैं नीचे कर लेता हूँ, रुकिए। On receipt of an application, the certifying authority may, after consideration of the certification practice statement or other prescribed statement, and after making such inquiry as it may deem fit, grant the electronic signature certificate or for the reason to be recorded in writing, reject the application. However, no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of cause cause against the proposed rejection। देखिए सीधी सी बात है, या तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करेगी, अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। तो वो नेसेसरी इंक्वायरी करेगी, स्टेटमेंट सारे चेक करेगी। अगर उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है या एप्लीकेशन सही नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर देगी। अब रिजेक्ट करने से पहले जो एप्लीकेंट है, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि एक तरीके से वो पूछे कि रिजेक्शन जो भी प्रपोज किया गया उसका रीजन क्या था। ठीक है, तभी आगे आगे जाके मैं सुधार करूँ, और अगली बार जब भी मैं क्या करूँगा, वापस अप्लाई करूँगा, तो मैं वो गलती ना करूँ। तो एक तरीके से उसको सुनने का मौका दिया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब देखिए सेक्शन 36 क्या बोल रहा है। इट प्रोवाइड्स दैट ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी व्हाइल इशूइंग ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल सर्टिफाइड दैट इट हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। तो सीधी सी बात है, जो प्रोविजंस में रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं, उसको कंप्लाई किया गया, उसको फॉलो किया गया। इट हैज पब्लिश द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी बोल सकते हो, और अदरवाइज मेड इट अवेलेबल टू सच पर्सन रिलाइंग ऑन इट एंड द सब्सक्राइबर हैज एक्सेप्टेड इट। तो सीधी सी बात है, इसने पब्लिश कर दिया डीएससी, जो कि एक तरीके से उस पर्सन को अवेलेबल होगा, सब्सक्राइबर को। सब्सक्राइबर ने प्राइवेट की होल्ड कर रखी है और पब्लिक की भी साथ में होगी। आपको पता है कि एक तरीके से फंक्शनिंग का पार्ट है। फंक्शनिंग पेयर की बोला जाता है प्राइवेट और पब्लिक को। पब्लिक की को प्राइवेट की एक तरीके से क्या करती है, जो भी हम बोलते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर है, उसको क्रिएट करने का काम करती है, और पब्लिक की क्या करती है, उसको वेरीफाई करने का काम करती है। द सब्सक्राइबर होल्ड ए प्राइवेट की विच इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ए डिजिटल सिग्नेचर आ गया। द पब्लिक की टू बी लिस्टेड इन द सर्टिफिकेट कैन बी यूज टू वेरीफाई अ डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स बाय द प्राइवेट की हेल्ड बाय द सब्सक्राइबर। अब देखिए ये सब आपको पता है, तो पिछले पार्ट में आपने देख लिया, तो यहाँ पे आपको कवर करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये दोनों मिला के क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, की पेयर फंक्शन कर रही है, एक तरीके से जोड़ा बना रही है। आपको पता है कि प्राइवेट और पब्लिक की साथ में होगी, क्योंकि एक क्रिएट करेगी, दूसरा वेरीफाई करेगी, तब जाके ही तो ऑथेंटिसिटी होगी, एक तरीके से अप्रूवल होगी। द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज एक्यूरेट। और बोल रहा है कि साथ में जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उसने सर्टिफाई किया है कि इट हैज़ नो नॉलेज ऑफ एनी मेटल फैक्ट विच इफ इट हैड बीन इंक्लूडेड इन द डीएससी वुड एडवर्सली अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेड इन क्लोजेस ए टू डी। अगर ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में पता होता मेटल फैक्ट, तो वो एक तरीके से एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है उसकी रिलायबिलिटी को। अब आपको पता है कि अगर वो अफेक्ट करेगा, तो सर्टिफाइड अथॉरिटी इशू ही नहीं करेगी सर्टिफिकेट, और जहां पर अगर उसने इशू कर दिया तो वो रिवोक कर देगी, सस्पेंड कर देगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ डीएससी आर कंटेंट इन सेक्शन 37, जो कि एक तरीके से अमेंडेड हुआ था। आपको पता है कि 2008 में अमेंड हुआ था, तो उसमें जनरली ये प्रोविजन और ऐड किए गए। दिस प्रोवाइड दैट सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट may suspend such digital signature certificate on receipt of a request to the effect from subscriber listed in the DSC or any person duly authorized to act on behalf of that subscriber। तो जो एक तरीके से सब्सक्राइबर लिस्टेड है, उनकी रिक्वेस्ट पर सस्पेंड किया जा सकता है। डीएससी को क्या किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, या उस सब्सक्राइबर के बिहाफ पे जो ऑथोराइज पर्सन है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है। और बी, इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट डीएससी शुड बी सस्पेंडेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, और जहां पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में उसको सस्पेंड करना सही है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से कैंसिल नहीं बोल रहा, जनरली सस्पेंड कर रहा है, तो सस्पेंड का मतलब क्या होगा, कुछ दिनों के लिए ही होगा। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है, ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल नॉट बी सस्पेंडेड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज
अनलेस द सब्सक्राइबर हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड इन द मैटर। तो जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट में लग रहा है आप सस्पेंड कर दोगे, या जहाँ पर जानबूझ के वो खुद ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ कोई भी पर्सन जो एक ऑथराइज पर्सन है वो खुद रिक्वेस्ट कर रहा है कि सस्पेंड कर दो 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो ये बोल रहा है कि 15 दिन से ज़्यादा के लिए सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ऑन सस्पेंशन ऑफ ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर दिस सेक्शन द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट द सेम टू द सब्सक्राइबर। तो उसके बाद आपको पता है कि जैसे सस्पेंड कर देंगे तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी कि आपका 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के लिए क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया है। अब आ रहा है कैंसिलेशन का पार्ट। अब रिवोक का है, पहले कैंसिलेशन नहीं था, पहले क्या था, कुछ पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया गया, वो तो वापस से एक्टिव हो जाएगा, लेकिन वो 5-6 दिन, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए सस्पेंड हो गया, मैक्सिमम 15 दिन के लिए होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन रिवोकेशन का तो मतलब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जिसके लिए सेक्शन दे रखा है 38। तो ये बोल रहा है ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी में रिवोक ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय इट। कहाँ पे बोल रखा है, वेयर द सब्सक्राइबर और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम मेक्स ए रिक्वेस्ट टू दैट इफेक्ट और अपॉन द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर। तो इसका मतलब क्या है, सब्सक्राइबर या जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, ऑथराइज पर्सन है, उसने रिक्वेस्ट करी। ऊपर वाले पॉइंट में भी यही था सस्पेंशन में, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर सब्सक्राइबर की ही डेथ हो गई तो आपको पता है कि रिवोक हो गया जो भी लाइसेंस दिया गया है। अपॉन द डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वेदर द सब्सक्राइबर इज ए फर्म और कंपनी। सीधी सी बात है, फर्म का डिजोल्यूशन हो गया, कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, लिक्विडेशन हो गया उस केस में। सेकंड, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 and without prejudice to the provision of subsection 1, a certifying authority may revoke a digital signature certificate which has been issued by it at any time if it is of opinion। अब देखिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिवोक कर सकती है अगर वो ओपिनियन में क्या है कि जो भी मेटेरियल फैक्ट बताए गए हैं डीएससी से रिलेटेड वो गलत है, या एक तरीके से छुपाए गए हैं, या तो फॉल्स है या छुपाए गए, जो भी मेटल फैक्ट बताए हैं, यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को गलत बताई गई इन्फॉर्मेशन, जानबूझ के छुपाई गई है। ए रिक्वायरमेंट फॉर इशुएंस ऑफ डीएससी वाज नॉट सेटिस्फाइड। ये बोल रहा है कि डीएससी के लिए जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लग रहा है कि सेटिस्फाइड प्रॉपर नहीं थी तो बाद में क्या कर सकती है, वो रिवोक भी कर सकती है। सी द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज प्राइवेट की और सिक्योरिटी सिस्टम वाज कॉम्प्रोमाइज इन ए मैनर मैटरली अफेक्टिंग द डीएससी रिलायबिलिटी। तो इसका मतलब प्राइवेट की इस तरीके से क्रिएट की गई है तो कि वो जनरली किसी और के पास इन्फॉर्मेशन जा सकती है, अनसिक्योर हो सकता है पार्ट, मैटरली अफेक्ट कर सकता है वो पार्ट। डी द सब्सक्राइबर हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और डेड और वेयर सब्सक्राइबर इज ए फर्म और कंपनी विच हैज बीन डिसॉल्व वाउंड अप और अदरवाइज सीज टू एग्जिस्ट। ये ऊपर हमने पढ़ लिया, लेकिन साथ में आपका इंसॉल्वेंट का पार्ट भी आ रहा है कि डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, या अगर सब्सक्राइबर फर्म या कंपनी है तो फर्म डिसॉल्व हो गई, कंपनी वाउंड अप हो गई, या कैसे भी फर्म या कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट यानी बंद हो गई, चल नहीं पा रही। थर्ड, ए डीएससी शैल नॉट बी रिवोक्ड अनलेस द सब्सक्राइबर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड इन द मैटर। तो आपको पता है कि डीएससी कब तक कैंसिल नहीं किया जा सकता, सारे पार्ट में ये दे रखा है कि सामने वाले को मौका दिया जाएगा, तो सब्सक्राइबर को मौका दिया जाएगा कि आपकी भी सुनी जाएगी, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, रिवोक करेंगे, वरना हम रिवोक नहीं कर सकते हैं। ऑन रिवोकेशन ऑफ डीएससी अंडर दिस सेक्शन द सीए शैल कम्युनिकेट द सेम टू द सब्सक्राइबर। सीधी सी बात है, रिवोक कर रहे हैं, सामने वाले को बताएंगे कि भाई हमने आपका जो क्या बोलते हैं डीएससी सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल कर दिया या हमने सस्पेंड कर दिया। अब देखिए नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन की बात कर रहा है तो उस केस में नोटिस दिया जाना चाहिए। द प्रोविजन रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ डीएससी आर कंटेंट इन सेक्शन 39। इससे रिलेटेड, नोटिस से रिलेटेड जहाँ पे बोल रहा है जहाँ पे डीएससी सस्पेंड किया गया या रिवोक किया गया, सस्पेंड आपको पता है कि सेक्शन 37 में, रिवोक आपको पता है कि सेक्शन 38 में। द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल पब्लिश ए नोटिस ऑफ सच सस्पेंशन और रिवोकेशन एज द केस में बी इन द रिपोजिटरी स्पेसिफाइड in the digital signature certificate for publication of such notice where one or more repositories are specified. The certifying authority shall publish notices of such suspension or revocation as the case may be, ये ही नहीं है, मे बी, इन ऑल सच रिपोजिटरीज। तो बोल रहा है कि यहाँ पे एक तरीके से क्या किया जाएगा, पब्लिक नोटिस दिया जाएगा ताकि सबको पता चल जाए कि इनका सस्पेंड कर दिया गया लाइसेंस या रिवोक कर दिया गया है। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहा है। अब देखिए बोल रहा है कि इट इज एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन अंडर सेक्शन 48 सबसेक्शन 1 ऑफ आईटी एक्ट 2000 अंडर द एजिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब देखिए इसमें कंपोजिशन क्या रहेगी साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की। पहले क्या बोलते थे हम, प्रिसीडिंग ऑफिसर बोलते थे, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, चेयरपर्सन आ गया। क्या आ गया, तो पहले जो था वो चेयरपर्सन की जगह प्रिसीडिंग ऑफिसर बोला जाता था, अब जनरली इसमें क्या हो गया, अपना चेयरपर्सन आ गया। अब देखिए क्या है सिलेक्शन, वो आगे दे रखा है, एक बार बता देता हूँ, रुकिए। देखिए तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कंपोजिशन है उसमें सबसे पहले जो इनिशियली था ट्रिब्यूनल, उसमें एक ही पर्सन कंसिस्ट था जिसको हम प्रिसीडिंग ऑफिसर बोलते थे। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही अमेंडमेंट आई 2008 में, आपको पता है कि आईटी एक्ट 2000 जो था वो 2008 में अमेंड हुआ,
तो उस केस में कंपोजिशन चेंज कर दी गई सीएटी की, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की। इसमें क्या आ गया, चेयरपर्सन आ गया एंड सच नंबर ऑफ अदर मेंबर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है ऑफिशियल गजट में। तो चेयरपर्सन तो आ गया और साथ में और अदर मेंबर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। द सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये एग्जाम में आ सकता है यार रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन में अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो प्रिसीडिंग ऑफिसर था पहले, अब उसको चेयरपर्सन बोला जाता है, क्योंकि आईटी एक्ट 2008 अमेंड हुआ था, उसके अकॉर्डिंग प्रिसीडिंग ऑफिसर की जगह वो चेयरपर्सन कहा जाएगा। ओके, बेंच ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो बोल रहा है कि द चेयरपर्सन ऑफ सीएटी में कॉन्स्टिट्यूट ए बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग विद 1 or 2 मेंबर ऑफ सच ट्रिब्यूनल एज द चेयरपर्सन में डीम फिट। तो आपको पता है कि चेयरपर्सन अकेला कई बार डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, वो चाहे तो मेंबर और भी क्या कर सकता है, रख सकता है अपने साथ। एवरी बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी प्रिसीडेड ओवर द चेयरपर्सन और द जुडिशियल मेंबर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50 ऑफ द आईटी एक्ट 2000। तो आपको पता है कि बेंच के जो भी मेंबर होंगे वो चेयरपर्सन के सामने अपनी बात रखेंगे या चेयरपर्सन के साथ ही क्या करेंगे, काम करेंगे। The bench of the tribunal may exercise the jurisdiction, power and authority of CAT. The benches of CAT shall sit at the New Delhi और जो भी अदर प्लेसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है इन कंसल्टेशन विद द चेयरपर्सन ऑफ सीएटी बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। देखिए सीधी सी बात है, या तो दिल्ली में बैठेंगे ये बोल रहा है, ठीक है, जो भी बेंच होगी, या किसी और जगह पे बैठेगी, कोई और प्लेस भी हो सकता है, लेकिन ये किसकी परमिशन के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, चेयरपर्सन के साथ कंसल्ट करेगी और दूसरी जगह भी डिसाइड कर सकती है। फिर इसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करना पड़ेगा कि अब से वो दिल्ली की जगह कहाँ, जैसे मैंने बोल दिया जयपुर, जयपुर बैठेंगे, वैसे तो मोस्टली कहाँ बैठते हैं, दिल्ली में ही बैठते। The central government will notify the area in relation to which each bench of CAT may exercise its jurisdiction. The chairman of the appellate tribunal has been given the power of transferring a member of tribunal from bench to another bench of tribunal. If at any stage of the hearing of any case or matter it appear to chairperson or a member of CAT that the case or matter is of such nature that it ought to be heard by a bench consisting of more members, the case or matter may be transferred by chairperson to such bench एज द चेयरपर्सन में डीम फिट। अब देखिए जहाँ पे केस लग रहा है कि जो मेंबर वो कम पड़ रहे हैं, 3-4 मेंबर जो सुन रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है या ढंग से हियरिंग नहीं हो रही, तो वो दूसरे पर्सन यानी दूसरी बेंच को भी दे सकता है। अब देखिए क्वालिफिकेशन बोल रखी है फॉर अपॉइंटमेंट एज ए चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ सीएटी। तो क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इट प्रोवाइड सेक्शन 50 प्रोवाइड्स द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटिंग ए पर्सन एज द चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द सीएटी। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड for appointment as a chairperson of CAT unless he is or has been or is qualified to be a judge of high court। इसका मतलब क्या है, या तो वो हाई कोर्ट का जज है या रह चुका है, हैज बीन मतलब रह चुका है, या क्वालिफाइड है हाई कोर्ट के जज के फॉर्म में कि मतलब वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है, उसकी इतनी क्वालिफिकेशन है, उतनी वो डिग्री ले चुका है। तो इसका मतलब या तो वो हाई कोर्ट का जज रह चुका है, या वो है, या वो हो सकता है क्वालिफाइड टू भी, इसका मतलब उसके पास डिग्री है। The member of CAT except the judicial member shall appoint by the central government from amongst persons। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इसको छोड़ के, जुडिशियल मेंबर को छोड़ के, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है कि द मेंबर ऑफ CAT एक्सेप्ट द जुडिशियल मेंबर शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमॉन्ग्स पर्सन। तो जुडिशियल मेंबर का है नीचे आएगा अभी जहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में, तो बाद में पढ़ेंगे। इसको छोड़ के बाकी जो मेंबर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स, प्रोवाइडेड सच पर्सन इज इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर। इसका मतलब अगर वो एडिशनल सेक्रेटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा है, और उस केस में क्या बोल रहा है कि जो उसकी पोस्ट है, इक्विवेलेंट पोस्ट जो भी है एडिशनल सेक्रेटरी के फॉर्म में या उसी इक्विवेलेंट पोस्ट की तरीके से जो भी पोस्ट है, वो एक नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम की नहीं होनी चाहिए जॉब। तो उसकी एडिशनल सेक्रेटरी के फॉर्म में वो 1 साल से ज़्यादा हो गया हो, या जॉइंट सेक्रेटरी के फॉर्म में उसको 7 साल से ज़्यादा हो गया हो। तो बोल रहा है जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 7 ईयर्स, तब जाके उसको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाला माना जाएगा। इसके अलावा उसमें ये भी क्वालिटी होनी चाहिए, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, तब जाके वो सीएटी का मेंबर बन सकता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जनरली जो पर्सन अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन के फॉर्म में, वो तो जनरली क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या रह चुका है, या उसके पास ऐसी एलिजिबिलिटी है, ऐसी क्वालिटी है, ऐसी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन जो मेंबर है वो जनरली या तो एडिशनल सेक्रेटरी होगा या जॉइंट सेक्रेटरी होगा।
एडिशनल सेक्रेटरी है तो उसके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है जॉब का। अगर जॉइंट सेक्रेटरी है तो 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, इसकी बात कर रहा है। और देखो एक्सेप्ट जो बोल रखा था जुडिशियल मेंबर, उसमें क्या बोल रहा है कि जो जुडिशियल मेंबर होगा सीईटी का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। Who is or has been member of Indian legal service and has held the post of additional secretary for a period of not less than 1 year और grade 1 post of that service for a period of not less than 5 year। तो इसका मतलब या तो एडिशनल सेक्रेटरी के फॉर्म में है जिसने लीगल सर्विस इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर है, 1 साल से ज़्यादा की पोस्ट पे एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे, या 5 साल से ज़्यादा की ग्रेड 1 की पोस्ट पे है। अब देखिए उसके बाद दे रखा टर्म ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ सर्विस एटसेट्रा ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर। इसका मतलब कितने साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो आपको पता है कि मैक्सिमम जब ये पार्ट आता है तो इसमें 5 साल आता है या 65 एज आती है, दोनों में से जो पहले हो गई हो तो हम क्या बोलेंगे कि वो उतने साल तक के लिए होल्ड कर सकता है। अगर आप सोचिए कि वो 3 साल तक जॉब कर रहा था, 3 साल तक यानी चेयरपर्सन था, और उसकी 65 एज हो गई, तो जरूरी नहीं कि वो 5 साल तक पूरा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 65 एज हो चुकी है। तो हम क्या बोलेंगे 5 ईयर की टर्म, जैसे ही वो ऑफिस में एंटर हुआ 5 ईयर की टर्म, या 65 ईयर की एज, दोनों में से जो पहले हो तो उसका टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा। तो अगर वो 65 की एज कवर कर चुका था और उसने 3 साल ही चेयरपर्सन के फॉर्म में वो ऑफिस में था, तो उस केस में आपको पता है कि वो 5 साल कवर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी 65 ईयर की एज हो चुकी है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ सीएटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। और अब देखिए क्या बोल रहा है, अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स विच इज अर्लियर। तो अगर पहले 65 की एज कवर कर ली है तो जरूरी नहीं कि फिर वो 5 साल कवर हो पाए, उससे पहले ही उसको छोड़ना पड़ेगा ऑफिस को। क्यों? क्योंकि उसकी 65 की एज हो चुकी है। बिफोर अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज द चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ सीएटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट shall satisfy itself that the person does not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as such chairperson और member। इसका मतलब उसका कोई भी फाइनेंशियल अदर इंटरेस्ट किसी कंपनी में या यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो रिटायर्ड पर्सन होना चाहिए। एन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑन हिज सिलेक्शन एज द चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द साइबर अपील ट्रिब्यूनल एज द केस में बी शैल हैव टू रिटायर फ्रॉम सर्विस बिफोर ज्वाइनिंग एज सच चेयरपर्सन और मेंबर। लेकिन देखिए ऊपर तो आपको बोल रहा था कि वो एडिशनल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है, तो जब भी उसका चेयरपर्सन या मेंबर के फॉर्म में सिलेक्शन होगा तो उसको अपनी सर्विस से रिटायर होना पड़ेगा, तब जाके ही वो चेयरपर्सन या मेंबर के फॉर्म में ज्वाइन कर सकता है। ओके। अब देखिए बोल रहा है रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। आपको पता है कि रेजिग्नेशन इस्तीफा दोगे तो क्या करोगे, नोटिस दोगे राइटिंग में। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन जब तक कोई और पर्सन मिल जाता तो तब तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो 1 मिनट रुकिए। अब देखिए ये लाइन जब भी आप कवर करेंगे तो सिंपल सा पार्ट है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो ऑफिसर यानी जो चेयरपर्सन या मेंबर है वो क्या करेगा, राइटिंग में नोटिस दे देगा किसके हैंड में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में, कि वो अपने ऑफिस से रिसाइन कर रहा है। प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है कि जो भी ये प्रिसीडिंग ऑफिसर यानी चेयरपर्सन या मेंबर है, अनलेस ही इज परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिलिंक्विश हिज ऑफिस सूनर। इसका मतलब जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता कि आप अपना ऑफिस जल्दी से जल्दी खाली कर दीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस। तो जैसे उसने नोटिस दिया उसके बाद वो 3 महीने तक तो होल्ड करके रखेगा, या तो ये हो गया, और अनटिल ए पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एज ए सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टाइम चाहिए, तो वो क्या बोल रही है कि या तो 3 महीने तक आपने नोटिस दिया तब तक आप अपना ऑफिस होल्ड करके रखोगे। क्यों? क्योंकि तब तक हम कोई और बंदा ढूंढेंगे। अब मान के चलिए कि 1 महीने बाद जैसे उसने रेजिग्नेशन दिया उसके 1 महीने बाद किसी और सक्सेसर को अपॉइंट कर दिया गया, तो आपको बोल रहा है कि 3 महीने या 1 महीने, मैंने बोला कि 1 महीने में अपॉइंट कर दिया गया, या अनटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस। आपको पता है कि उसके 5 साल वैसे ही एंड हो गए, होने वाले थे, या हम बोल सकते हैं कि 4 साल और 11 महीने हो गए थे, फिर जाके उसने इस्तीफा दिया, या 4 साल 11 महीने 15 दिन हो गए थे उसने इस्तीफा दिया। तो आपको पता है कि 15 दिन बाकी और बचे थे, उससे पहले उसने रेजिग्नेशन दे दिया। तो हम क्या बोलेंगे, 3 महीने, 3 महीने, 1 महीने या 15 दिन, दोनों में से जो अर्लीस्ट। तो आपको पता है कि जैसे ही 15 दिन हो जाएंगे तो उसका 5 साल का टर्म खत्म हो जाएगा, उसका ऑफिस का टर्म एक्सपायर हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि या तो सक्सेसर अपॉइंट हो जाएगा, या एक्सपायरी हो जाएगी, या जो ये 3 महीने हो जाएंगे, तीनों में से जो पहले हो उस केस में वो रेजिग्नेशन फिर उसका अप्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रूव हो जाएगा। वैसे रिमूवल की बात कर रहा है तो उसमें क्या बोल रहा है कि इनको रिमूव नहीं किया जा सकता अनलेस, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देती, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी आफ्टर एन इंक्वायरी मेड बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑर्डर दे सकती है इनके रिमूवल का, और कोई ऑर्डर नहीं दे सकता।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे, इंक्वायरी होगी, उनको लगेगा कि इन्होंने मिसबिहेवियर किया है, इनकैपेसिटी है इनमें, इंक्वायरी के बाद पता चल जाएगा, उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की, उसके बाद एक तरीके से उनको रिमूव किया जा सकता है। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ द अफोर्सेड प्रिसीडिंग ऑफिसर, चेयरपर्सन और मेंबर। तो इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, प्रोसीजर बता सकती है कि इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है। अब इसके बाद बोल रहा है पावर्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। पावर क्या है, देखिए बोल रहा है कि द chairperson of CAT shall have powers of general superintendence and the direction in the conduct of affair of that tribunal, and he shall, in addition to presiding over the meeting of the tribunal, exercise and discharge such power and function of the tribunal as may be prescribed. Where benches are constituted, the chairperson of the CAT may, by order, distribute the business of that tribunal among the benches, and also the matter to be dealt with by each bench. तो chairperson क्या बोलेगा, members को बोलेगा कि हमने बेंच क्रिएट की है, तो आपको मेंबर्स के फॉर्म में क्रिएट किया है, तो आपको अपना काम करना है। तो हमने जो जो आपको बोला है कि अगर आपको क्या करना है, किसी जैसे अपन बोलते हैं कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर ढंग से काम कर रही नहीं कर रही। इसी तरीके से जो भी एजेंसी क्रिएट की गई है, जो भी सब्सक्राइबर है, उनको ढंग से सर्टिफिकेट इशू किए गए नहीं किए गए, वो सारा पार्ट देखने का पार्ट। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टी एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टी एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज ही मे डीम प्रॉपर टू बी हियर्ड or suo moto without such notice, the chairperson of the CAT may transfer any case pending before one bench for disposal to any other bench। तो इसका मतलब क्या है, CAT एक बेंच से दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर सकता है केस को, चाहे तो नोटिस दिया गया पार्टीज द्वारा, चाहे नहीं दिया गया हो, जहाँ पे उसको लग रहा है। तो सियो मोटो मतलब क्या होता है कि वो अपनी इच्छा से भी बिना नोटिस के एक बेंच से दूसरे बेंच पे क्या कर सकता है, जो भी पेंडिंग केस है उसको ट्रांसफर कर सकता है। अब देखिए अपील टू CAT, जो भी एग्रीड पर्सन है, any person aggrieved by an order made by a controller or an adjudicating officer under this act may prefer an appeal to a CAT। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एग्रीड हूँ कंट्रोलर के डिसीजन से या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, CAT को अपील कर सकता हूँ, जो मेरे ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। इफ एन ऑर्डर इज मेड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, नो अपील शैल लाई टू द CAT। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि इफ एन ऑर्डर इज मेड बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, नो अपील शैल लाई टू द CAT। तो ऑर्डर किसने में किया है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने, पार्टी की कंसेंट से, तो उस केस में अपील करने की जरूरत नहीं है। एवरी अपील शैल बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर मेड बाय द कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज रिसीव्ड बाय द पर्सन एग्रीव्ड, एंड इट शैल बी इन सच फॉर्म एंड बी accompanied बाय सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही ऑर्डर की कॉपी आई तो आपको बताया कि 45 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा। इसका मतलब देखो, कंट्रोलर ने कोई डिसीजन दिया, कोई ऑर्डर दिया, तो एग्रीड पार्टी को लग रहा है कि मुझे ये पूरा नहीं करना है क्योंकि गलत है, तो 45 डेज के अंदर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। हाउ द CAT में एंटरटेन एन अपील इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड ऑफ 45 days इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग इट विद इन दैट पीरियड। अब देखिए सीधी सी बात है, जो एग्रीड पार्टी है उसको लग रहा है कि मैं अपील सफिशिएंट टाइम पे नहीं कर पाया, तो उस केस में उसको अपना एक्सक्यूज देने पड़ेंगे। अगर CAT को लग रहा है कि एक्सक्यूज सही है, तो उस केस में क्या कर सकता है, जैसे मान के चलिए कि 45 डेज तो हो गए, फिर उसके बाद उसने 50 डेज में या यानी उसके 5 दिन बाद क्या करा, एक तरीके से अपील करी, तो उस केस में जो एग्रीड पर्सन है उसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करना पड़ेगा सामने वाले CAT को, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को, कि कहाँ पे हमें देरी हो गई, क्यों हो गई। ऑन रिसिप्ट ऑफ एन अपील द CAT में, आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, पास सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक फिट। देखिए अब आपको पता है कि वो ऑर्डर पास कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, साइड में रोक के रख सकता है। ओके, ये पार्ट आ गया। द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल सेंड ए कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड बाय इट टू द पार्टीज टू द अपील। जिन जिन ने अपील की है, आपको पता है कि एक एग्रीड पार्टी होगी और एक सामने वाला कौन होगा, कंट्रोलर होगा। तो जो कंसर्न कंट्रोलर हो गया, अपील करने वाला हो गया, जो एग्रीड पार्टी हो गई, उनको कॉपी भेजी जाएगी। द अपील फाइल्ड बिफोर द CAT shall be dealt with by it as expeditiously as possible, and endeavor shall be made by it to dispose of the appeal finally within 6 months from the date of receipt of appeal। जैसी अपील मिल जाती है CAT को, तो CAT जल्दी से जल्दी काम करेगा और मोस्टली वो 6 महीने के अंदर क्या करेगा, जो भी अपील है उसको डिस्पोज कर दे, यानी जैसे भी लग रहा है कि कंफर्म कर दे, मॉडिफाई कर दे, उसको साइड में रख ले, जैसा भी वो सोचे वो कर सकता है 6 महीने के अंदर। इसका मतलब वो जल्दी काम करने की कोशिश करेगा, ये बोला बोला जा रहा है इसमें। फिर बोल रहा है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ CAT, इसमें क्या बोल रखा है, अब देखिए यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो CAT है उसके पास पावर है कि सामने वाले को समन दे सकता है, उसको एनफोर्स कर सकता है कि आप आइए, यानी पर्सन को सामने हाजिर होने की
आदेश दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, उसकी जो प्रोसीजर उससे वो बाउंड नहीं है, लेकिन जनरली क्या है, गाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो CCP जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, उनसे रिलेटेड जो प्रोविजन है उसको अप्लाई कर सकता है, उसके थ्रू गाइड हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बाउंड हो, एक तरीके से CAT उसको अपनाए, वो उसके ऊपर है। यहाँ पे यही बोल रहा है। फिर देखिए बोल रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन अंडर दिस एक्ट द CAT शैल हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो जैसे सिविल कोर्ट के पास पावर है, वैसे ही CAT के पास भी पावर है। अब देखिए क्या क्या बोल रहा है। कभी कभी ये नीचे नहीं हो पाता तो मुझे नीचे करना पड़ता है। अब ठीक है, ये बोल रहा है समनिंग एंड अनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। तो उसको शपथ दिलवा सकता है, सामने वाले को समन एक नोटिस भेज सकता है कि आप आइए, आपको इस डेट को अटेंड होना जरूरी है क्योंकि हमें आपसे कुछ इंक्वायरी करनी है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चाहिए हमें, वो आपको पेश करने पड़ेंगे, प्रस्तुत करने पड़ेंगे। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, तो शपथ पत्र होता है, एफिडेविट होता है, उस पर उनके साक्ष्य सबूत रिसीव करना। इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, जो गवाह है उनका एग्जामिनेशन करना, और डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करना। रिव्यूइंग इट्स डिसीजंस, डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्ट एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब। तो ये नॉर्मल जैसे कोर्ट करती है सिविल कोर्ट, वैसे इसके पास पावर होते हैं। फिर बोल रहा है अपील टू हाई कोर्ट, कोई भी पर्सन जो एग्रीड होता है CAT के ऑर्डर से। अब देखिए आपको पता है कि पहले कंट्रोलर ने ऑर्डर दिया, उसके बाद जो पर्सन है उसने कहाँ पे अपील करी, CAT को अपील करी। अब वो CAT के ऑर्डर से भी एग्रीड हो गया, तो इस केस में वो कहाँ पे अपील करेगा, वो हाई कोर्ट में जाएगा। तो इस केस में क्या बोल रहा है, मे फाइल एन अपील टू हाई कोर्ट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन और ऑर्डर बाई CAT ने जब ऑर्डर दिया उसके 60 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। बस यही पार्ट आपको देखने की जरूरत है, इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, और सीधी सी बात है, देखो जहाँ पे एक तरीके से 60 दिन से ज़्यादा का टाइम है तो वो भी दिया जा सकता है, लेकिन उस केस में आपको सफिशिएंट बातें बतानी पड़ेगी या सफिशिएंट रीज़न देना पड़ेगा हाई कोर्ट को कि हमें 60 डेज से ज़्यादा क्यों लग गए अपील करने में। कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए इसका मतलब ये हो सकता है कि समझौता होना बोल सकते हैं। आपको पता है कि जैसे जो कंट्रोलर है जिसने एक तरीके से ऑर्डर दिया और जो एग्रीड पार्टी है वो आपस में क्या कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं, यानी समझौता कर सकते हैं। यानी मान के चलिए कोर्ट के बाहर जो ट्रिब्यूनल है, जैसे केस हो रहा है तो आपको पता है कि उसके बाहर ही समझौता कर सकते हैं कि आपको इतनी ही पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए याद रखिए कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो नॉर्मल कम पेनल्टी एक तरीके से सामने वाला जो कंट्रोलर है वो एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इसमें आगे प्रोविजन दे रखे हैं ना, ऑफेंसेस पेनल्टी, तो इसमें बोल रखा है कि इतने तक जा सकती है। तो बाहर जाके कंपाउंडिंग कर सकते हैं, यानी कोर्ट के बाहर कुछ केसेस होते हैं जिनका समझौता हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है सेक्शन 63 ऑफ IT एक्ट 2000 प्रोवाइड फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन अंडर दिस एक्ट। तो जो भी कॉन्ट्रावेन किया गया है, जो भी पर्सन एग्रीड पार्टी ने एक तरीके से गलत रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करा, गलत काम किया है, तो उस केस में उसके जो भी पर्टिकुलर केस है उसकी कंपाउंडिंग की जा सकती है, कोर्ट के बाहर समझौता किया जा सकता है। एनी कॉन्ट्रवेंशन अंडर दिस एक्ट में आइदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स बी कंपाउंडेड बाय द कंट्रोलर और एन ऑफिसर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज द कंट्रोलर और सच अदर ऑफिसर और द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में स्पेसिफाई, provided that such sum shall not in any case exceed the maximum amount of the penalty which may be imposed under this act फॉर द कॉन्ट्रावेंशन सो कंपाउंडेड। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी है उससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकती, उतना तो होगा ही होगा, या उससे कम कंपाउंड हो सकता है। नो कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन में बी डन टू ए पर्सन हु कमिट द सेम और सिमिलर कॉन्ट्रावेंशन विद इन ए पीरियड ऑफ 3 year फ्रॉम द डेट ऑन विच द फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड बाई हिम वॉज कंपाउंडेड। देखिए अगर पहला कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है एग्रीड पार्टी ने और उसके बाद आपको पता है कि वो कंपाउंड कर दिया गया था, तो कंपाउंड करने के 3 साल के अंदर वापस से कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, सेम या सिमिलर कमिट कर दिया पार्ट, तो इस केस में बोलेंगे कि वापस कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती। तो ऑफिसर के पास फिर राइट नहीं है, कंट्रोलर के पास राइट नहीं है कि वापस कंपाउंडिंग कर दे। वेर एनी कंट्रावेंशन हैज बीन कंपाउंडेड नो प्रोसीडिंग और फर्दर प्रोसीडिंग एज द केस में बी शैल बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन गिल्टी ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन सो कंपाउंडेड। तो कोई भी आगे प्रोसीडिंग नहीं चलेगी और कोई भी आगे कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट के बाहर ही समझौता एक तरीके से हो गया, ये माना जाएगा। ओके, तो उसके बाद आगे उस पर और भी कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। और उसने जनरली अपनी जो भी पेनल्टी है वो मान ली है, ऑफिसर और उसके बीच में एग्रीड पार्टी के बीच में समझौता हो चुका है।
अब देखिए बोल रहा है ऑफेंसेस एंड पेनल्टी अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब देखिए बोल रहा है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, सेक्शन 65 टू सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डील विद द कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। अब देखिए बोल रहा है जो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो सेक्शन 43 में डिफाइन किए गए हैं, which provide that if any person without permission of the owner or any other person who is in charge of a computer, तो आपको पता है कि कई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि इस ओनर के बिहाफ पे काम करते हैं, तो उनकी परमिशन के बिना अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में छेड़छाड़ की है, एक्सेस कर ली और सिक्योर एक्सेस टू सच कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर रिसोर्सेज, आपको बताइए कि कैसे एक्सेस कर सकते हो। आपको पासवर्ड पता चल जाता है, आप पासवर्ड के थ्रू लॉक खोल लेते हो और कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर लेते हो। कुछ कोडिंग होती है आपको पता है, उसमें चेंज कर लेते हो। आपको अगर पासवर्ड पता है तो आप कंप्यूटर के अंदर जो भी कॉपीज़ जो भी डेटा पड़ा है उसको डाउनलोड कर लेते हो। तो बोला डाउनलोड कॉपीज़ और एक्सट्रैक्ट एनी डेटा कंप्यूटर डेटाबेस और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सच कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन और डेटा हेल्ड और स्टोर्ड इन एनी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम, को चाहे पेन ड्राइव में भी पड़ा हो, चाहे अलग से किसी जगह पे पड़ा हो, अलग से किसी टीबी वाली जो हार्ड डिस्क होती है उसमें पड़ा है, रिमूवेबल हार्ड डिस्क में पड़ा है, उसको भी आपने छेड़ लिया, घर पे ले गए, यूज़ करने लग गए, तो वो भी सारा पार्ट इसमें आ जाएगा। इंट्रोड्यूस और कॉजेज़ टू बी इंट्रोड्यूस एनी कंप्यूटर कंटेनमेंट और कंप्यूटर वायरस इनटू एनी कंप्यूटर, आप जानबूझ के कंप्यूटर में कुछ वायरस छोड़ रहे हो, सामने वाले को नुकसान पहुँचा रहे हो। डैमेजेस और कॉस्ट टू बी डैमेज एनी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कुछ भी डैमेज कर रहे हो उसके कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में। डिसरप्ट और कॉजेज़ डिसरप्शन ऑफ एनी कंप्यूटर, आप जानबूझ के वायर ये खराब कर रहे हो, उसके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो सारा पार्ट भी इसमें आ जाएगा। डिनाइज और कॉज द डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथराइज टू एक्सेस एनी कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क बाय एनी मीन्स, आप देखिए जिस पर्सन को एक तरीके से ऑथोरिटी थी उसके पास एक्सेस था, लेकिन आपने उसका पासवर्ड चेंज कर लिया, अब वो जो जो ऑथराइज पर्सन है वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से आपने डिनाई कर दिया। डिनाई करने का मतलब क्या है कि जो उसके पास एक्सेस था अब वो एक्सेस कर ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आपने पासवर्ड चेंज कर लिया, तो वो भी एक तरीके से इल्लीगल हो गया, वो भी इसमें आ गया। जी, प्रोवाइड एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू कंप्यूटर। अब देखिए, आपको कुछ भी पासवर्ड के बारे में पता है, अब आपको पता है कि आप ऑथराइज़्ड पर्सन हो, लेकिन आपने सामने वाले की मदद करी, किसी अनऑथराइज़्ड पर्सन की आप मदद कर रहे हो, उसको पासवर्ड बता रहे हो। या आप देखो रात में, नाइट में क्या होता है, ऑफ़िस में आप भी जाते हो और उस पर्सन को भी साथ में ले जाते हो और उसको सारी एक्सेस ये बता देते हो और वो सारी इन्फॉर्मेशन चुरा देता है, तो ये भी गलत हो गया। H charges the service availed of by a person to the account of another person by tampering with or manipulating any computer system or computer network, destroy, delete or alter any information residing in a computer resource और diminishes its value, utility और affect it injuriously by any means। तो इसका मतलब पूरा का पूरा आप कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहे हो, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, उसको ख़त्म कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। आपको पता है कि अगर आप कोडिंग लैंग्वेज देखते हो उसमें कुछ फंक्शंस यूज़ होते हैं, कॉमा, सेमीकोलन, तो अगर आप क्या कर रहे हो, कॉलन की जगह सेमीकोलन लगा देते हो तो पूरी कोडिंग में चेंज हो जाता है, तो वो भी एक तरीके से गलत बात होती है। स्टील, कंसील, डेस्ट्रॉय, ऑल्टर और कॉजेज एनी पर्सन टू स्टील, कंसील, डेस्ट्रॉय और एनी अदर कंप्यूटर सोर्स कोड यूज फॉर ए कंप्यूटर रिसोर्स विद एन इंटेंशन टू कॉज डैमेज। आप जानबूझ के नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जानबूझ के आपने पासवर्ड खुला रख दिया, जानबूझ के एक तरीके से दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने पासवर्ड को ओपन रख लिया, या आपने वो अनलॉक कर दिया पार्ट को ताकि वो सामने वाला डेटा चुरा ले, या आपने खुद ने ऐसा काम किया है, तो उस केस में आप लायबल रहोगे। तो बोल रहा है ही वुड बी लायबल टू पे कंपनसेशन टू पार्टी सो अफेक्टेड एंड शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसका मतलब आजीवन कारावास हो सकता है जब तक आप हो, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ और बोथ, तो इसका मतलब क्या है, या तो आजीवन कारावास मिल सकता है या 1 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, या दोनों, या दोनों। जब भी और आए तो इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि ये दोनों भी एक साथ हो सकते हैं, ये और आ गया तो इन दोनों में से एक हो सकता है, या दोनों मतलब क्या है, दोनों एक साथ, जेल की सजा भी हो सकती है और साथ में पेनल्टी भी लग सकती है। अब देखिए बोल रहा है कंपनसेशन फॉर फेलर टू प्रोटेक्ट डेटा, इसको कवर कर लेते हैं। इसमें जनरली ये बोल रहा है सेक्शन 43A में कि कंपनसेशन फॉर फेलर टू प्रोटेक्ट डेटा। अब देखिए आपके पास कई आपने कंपनीज देखी होगी जिनके पास क्या होता है, आपका डेटा होता है, पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप फॉर्म फिल करते हो, आप कोई ऐप जनरली क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक्सेस देते हो, अलाउ करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को बेच सकती है, ऐसा नहीं है। कहीं लिखा होता है क्या एग्रीमेंट में कि वो दूसरों को आपकी इन्फॉर्मेशन बेच देगी। आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन बैंक के पास है, तो बैंक थोड़ी आपको, या जो भी डिटेल है KYC से रिलेटेड, वो सबको देती फिरेगी, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, क्या बोला, मेरे बॉडी कॉर्पोरेट possessing डीलिंग और हैंडलिंग एनी सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर रिसोर्स विच इट ओन्स कंट्रोल ऑपरेट
is negligent in implementing and maintaining reasonable security practices and procedure and thereby causes wrongful loss or wrongful gain to any person। इसका मतलब क्या है, आपको wrongful loss हो गया या सामने वाले को गेन हो गया आपकी गलती की वजह से, आप सॉरी आपकी नहीं यानी बॉडी कॉर्पोरेट की गलती की वजह से। तो जिसके पास आपका डेटा है उसके डेटा उसने क्या कर दिया, डेटा को प्रॉपर यूज नहीं करा, प्रॉपर सिक्योर नहीं करा और उसने लापरवाही करी जिससे आपका डेटा का नुकसान हो गया और आपका डेटा जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के पास चली गई तो आपको नुकसान हो गया, तो आप उसका डैमेज मांग सकते हो। सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी लायबल टू बी डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू पर्सन सो अफेक्टेड। अब देखिए क्या बोल रहा है, पेनल्टी, एक मिनट रुकिए, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न। तो ये सेक्शन 44 की बात कर रहा है जिसमें क्या बोल रहा है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट है उसको फर्निश करना पड़ेगा, जो भी रिटर्न है उसको फर्निश करनी पड़ेगी, जो भी बुक्स है उसको सबमिट करना पड़ेगा, किसको, कंट्रोलर को या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। अगर आप फेल हो जाते हो तो उस केस में आपको अमाउंट का जुर्माना देना पड़ सकता है या आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है। शायद इसमें जेल की सज़ा नहीं है, इसमें बोल रहा है फर्निश एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट टू द कंट्रोलर और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फेल्स टू फर्निश द सेम, he shall be liable to a penalty not exceeding 1,50,000 rupees for each such failure। तो इसका मतलब क्या है, जब भी ये फेलर होगा तो 1,50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। कह रहा है 1,50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। तो आपको कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट रिटर्न या रिपोर्ट मांगी है वो फर्निश करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो वो पेनल्टी लगा देगा। बी, फाइल एनी रिटर्न और फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द रेगुलेशन। अब देखिए बोल रहा है कि रेगुलेशन में क्या है, जो भी टाइम बताया गया उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए फर्निश करना है जब भी उन्होंने बोला, यहाँ पे देखिए आपको बताया कि एक टाइम पीरियड दिया गया जिसमें आपको रिटर्न फाइल करनी है, जो बुक्स या डॉक्यूमेंट है वो टाइम जो भी स्पेसिफाइड किया गया उसके अंदर फर्निश करने हैं। लेकिन अगर आपने फाइल नहीं करा तो उस केस में क्या होगा, पेनल्टी लगेगी जो कि क्या होगी, नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलर कंटिन्यूज। तो जैसे ही वो टाइम ओवर हो गया उस टाइम के बाद अगले दिन से 50,000 रुपये पर दिन पर डे की पेनल्टी लग सकती है। मैक्सिमम अमाउंट 50,000 ना, तो 20,000 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड, फेल टू मेंटेन द सेम, ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलर कंटिन्यू। आपको बताया कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाए तो 10,000 रुपये पर दिन तक की पेनल्टी लग सकती है। 10,000 से ज़्यादा की नहीं होगी, तो ये मैक्सिमम याद रखना। मिनिमम तो क्या होगी, 5, 6, 4, 10 के अंदर जो भी है। फिर देखिए बोल रहा है रेसिडरी पेनल्टी। अब देखिए सेक्शन 45 बोल रहा है whoever contravene any rules or regulation made under this act for the contravention of which no penalty has been separately provided। तो इसका मतलब अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए कोई सेपरेटली पेनल्टी प्रोवाइड नहीं की गई है तो आप सेक्शन 45 में आ जाओगे। shall be liable to pay a compensation not exceeding 25,000 rupees to the person affected by such contravention or a penalty not exceeding 25,000 rupees। ये बोल दिया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा उस पर्सन को, कितना, 25,000 से ज़्यादा नहीं, और ए पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़। टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट अब आ गया। अब देखिए क्या बोला सेक्शन 65 में, प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट अप टू 3 years और विद ए फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 2 लाख और विद फोर्थ बोथ whoever knowingly और intentionally tampers with the computer code source document। अब देखिए यहाँ पे बोला है ना कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट है, तो आपको बताया कि आपको लैंग्वेज कोडिंग ये सारा पार्ट आता है, C++, जावा, HTML का। आप जानबूझ के क्या करते हो, उसके सोर्स डॉक्यूमेंट को चेंज कर देते हो, उसकी कोडिंग में चेंजेस कर देते हो, तो उस केस में आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है या 2 लाख रुपए तक का आपका जुर्माना भी हो सकता है मैक्सिमम, या दोनों बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है पनिशमेंट फॉर सेंडिंग मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज एटसेट्रा। अब देखिए आपको पता है कि ये किस केस में आ गया कि व्हाट्सएप पे लोग क्या करते हैं, गलत गलत मैसेज भेज देते हैं, फेसबुक पे क्या करते हैं, गलत गलत मैसेज भेज देते हैं। तो उस केस में 24 मार्च 2015 से ये जनरली प्रोविजन आएगा। ये बोल रहा है सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000 हैज बीन स्ट्राइक डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड इट्स डिसीजन डेटेड 24 मार्च 2015। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया, ये बोल रहा है कि स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये होगा कि ये डिसीजन हटा दिया गया है 24 मार्च 2015 से। स्ट्राइक डाउन का मतलब ये है रिमूव कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सेक्शन 66A। अब देखिए सेक्शन 66B में क्या दे रखा है, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग और रिटेनिंग एनी स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। तो बोल रहा है कि कोई भी आप कंप्यूटर रिसोर्सेज को स्टोलन कर देते हो या कम्युनिकेशन डिवाइस को स्टोल कर देते हो, चुरा देते हो, तो जानबूझ के बेईमानी से बोल रहा है पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग और रिटेनिंग एनी स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। तो आपको पता है कि ये आपने क्या करा है, जानबूझ के चुराया है
आप बेईमानी, आपका एक तरीके से इंटेंशन था, बेईमान इंटेंशन था, तो उस केस में क्या बोल दिया कि शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹1 लाख और विद बोथ। तो आपको पता है कि 3 साल तक की जेल या जुर्माना जो है 1 लाख रुपए तक का, या दोनों। फिर बोल रहा है पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। तो बोल रहा है whoever fraudulently or dishonestly make use of the electronic signature, password or any other unique identification feature of any other person shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which may extend to ₹1 लाख। तो देखिए इसका इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंड आ गया, क्या आ गया, एंड। बाकी सारे पार्ट में आपको और आ रहा था, तो दोनों में से एक या बोथ ऐसे बोल रहा था, यहाँ पे दोनों ही है कि 3 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जैसे मान के चलिए 2 साल की सजा दे दी और 50,000 रुपए 70,000 रुपए जुर्माना दे दिया, ये दोनों पार्ट एक साथ होंगे, एंड बोल रहा है, ओके, याद रखना। फिर आपको बोल रखा है, ये याद रखना, ये 66C से रिलेटेड है। अब 66D से रिलेटेड बोल रखा है, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेटिंग बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे बोल रहा है 66D में, by means of any communication device or computer resources cheat by personating shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। तो देखिए मोस्टली सब में 3 years है, अब इसमें भी एंड आ गया, shall also be liable to fine which may extend to 1 लाख रुपीज। तो इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। तो आप देख सकते हो कि 66C और डी में सेम ही है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए इसका कोई अलग से तरीका नहीं है याद रखने का, तो चाहे तो आप एक चार्ट बना सकते हो, सेक्शन लिख लो, उसके बाद उसके पर्टिकुलर ये ऊपर की हेडिंग लिख लो और साथ में फाइन लिख लो, वो एक तरीके से सही रहेगा। अब देखिए क्या बोला, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। तो यहाँ पे आपको बताया कि प्राइवेसी क्या होती है। जानबूझ के आप क्या करते हो, देखते हो कि होटल में इमेजेस कैप्चर कर ली जाती है, साथ में उनको क्या कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है गलत गलत साइट्स में, ठीक है, और इमेज को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो बोला ट्रांसमिट द इमेज ऑफ प्राइवेट एरिया ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट। तो जानबूझ के उसकी बिना परमिशन से फोटो खींच ली जाती है, तो उस केस में उसकी प्राइवेसी का वायलेशन किया जा रहा है। तो उस केस में क्या बोल दिया, 3 साल तक की सजा हो सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों। तो देखिए यहाँ पे और है, तो दोनों में से एक चीज हो सकती है या दोनों ही हो सकती है। फिर आपको पता है कि जैसी अमेंडमेंट आया था तो उसके बाद साइबर टेररिज्म का पार्ट भी आ गया। साइबर टेररिज्म आप जानते हो कि देखो क्या होते हैं, जो ये जैसे इंडियन मुजाहिदीन या कोई भी आप जनरली क्या करोगे, आतंकवादी ग्रुप देखोगे, वो क्या करते हैं, भोले वाले लोगों को भटका देते हैं और जानबूझ के एक ग्रुप बना देते हैं व्हाट्सएप का या इसका, ताकि उनको अपने जो भी ये टेररिज्म है उसके बारे में बताया जा सके, ठीक, जो भी आतंकवाद है उसके बारे में बताया जा सके, और इंडिया की जो प्रभुता है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो उस केस में पनिशमेंट होगा उनके लिए। तो 66F ऑफ ITA 2000 हुआ विद इंटेंट टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, उसको नुकसान पहुंचा रहे, और टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल बाय denying or cause the denial of access to any person authorized to access computer resources or attempting to penetrate or access a computer resources without authorization or exceeding authorized access, यानी हैक करने की कोशिश करते हो, or introducing or causing to introduce any computer contaminant or by mean of such conduct causes or is likely to cause death or injury to person or damage to or destruction of property or disrupt or knowingly that it is likely to cause damage or disruption of supplies or service essential to the life of community or adversely affect the critical information infrastructure specified under section 70 or knowingly or intentionally penetrates or accesses the computer resources without authorization or exceeding authorized access। अब देखिए सब में क्या है, यही है कि आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहे हो, कंप्यूटर रिसोर्सेज पे पहुंच रहे हो, हैक कर रहे हो, वो सारा पार्ट आ रहा है। तो जब भी ये सारा पार्ट आएगा तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, ये बोल रहा है, ये देखिए, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इसका मतलब क्या, आजीवन कारावास की सजा आपको मिल सकती है, वो सारा पार्ट आ गया। तो आप याद रखिए, देखिए मैं आपको आगे के पार्ट कवर नहीं करा रहा क्योंकि उसमें सब में यही पार्ट है। देखिए क्या बोल रहा है, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मेटल ऑब्सीन मेटल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इसमें क्या बोल रहा है, 3 साल और साथ में फाइन है जो कि 5 लाख तक का हो सकता है। एंड द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सीक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म which may extend to 5 years or also with fine and also with fine which may extend to 10 लाख रुपीज। तो पहले देखिए 3 साल और साथ में फाइन है 5 लाख का। फिर उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड या सब्सीक्वेंट कन्विक्शन हो रहा है तो उस केस में क्या बोल रहा है, 5 साल तक की सजा और साथ में 10 लाख रुपए तक का फाइन। फिर 67A देखिए,
वही पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एटसेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो देखिए आपने देखा कि पॉर्न कल्चर ये होता है आजकल बहुत ज़्यादा, तो जानबूझ के कंटेंट आप क्या करते हो फैलाने की, आप आपके लिए तो नहीं बोल रहा, लोग क्या करते हैं फैलाने की कोशिश करते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं। तो वो सारा पार्ट 67A में आ रहा है, तो उसमें भी यही दे रखा है, पढ़ के देख लेना। उसमें भी ये दे रखा है 5 साल और 10 लाख ये दे रखा है, और साथ में बोल रहा है कि सेकंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो रहा है तो उस केस में 7 साल तक की सजा और साथ में 10 लाख रुपए तक का फाइन आएगा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट है, एक बार आप कवर करके देखिए, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। पर देखिए पनिशमेंट का पार्ट कवर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन का पार्ट आ गया, तो देखिए ये बोल दिया 2 साल तक की सजा और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कोई समझाने का ज़्यादा पार्ट नहीं है, सारा का सारा पार्ट सब में यही है, पेनल्टी पेनल्टी की बात कर रहा है और इसके अलावा और कोई भी पार्ट आपका नहीं है। तो एक बार कवर कर लेना। देखिए क्या बोल रहा है, पेनल्टी फॉर फ्रॉडलेंट पब्लिकेशन, जैसे क्या होता है कि अखबार में गलत कुछ पब्लिश कर दिया जानबूझ के, या दूसरे की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो आप देखते हो कभी कभी जो अखबार के ओनर होते हैं, न्यूज़पेपर के या सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के ओनर होते हैं, प्रिंट मीडिया के, वो जानबूझ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गलत खबर फैला देते हैं। तो उस केस में भी उनको क्या हो सकती है, 2 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में 1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है अगर जानबूझ के ऐसा किया गया। ठीक, तो ये सारा पार्ट इसमें आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा समझाने का पार्ट नहीं था, मुझे लगा था कि पेनल्टी बताऊंगा, लेकिन पेनल्टी सब में सेम सेम ही है, तो एक बार आप जरूर ये पढ़ लेना। आईटी एक्ट में इससे रिलेटेड ज़्यादा पार्ट है नहीं, एग्जाम में भी आप देखना तो जनरली क्या होंगे, ऑफेंसेस के पार्ट आएंगे, सेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसेस ऑफेंसेस पूछ सकता है, और साथ में पेनल्टी भी पूछ सकता है कि पेनल्टी क्या क्या लगेगी या क्या प्रोसिक्यूशन होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।